आदाब। कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार सुलवानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। फारूक ने कहा कि वो यहां सिर्फ लोगों को मुत्तहिद रखने के लिए अलायंस में आए हैं। उन्होंने कहा कि यहां कुछ ताकतें हैं जो इत्तेहाद को तोड़ना चाहती हैं। फारूक ने कहा कि वो लोगों का दर्द देखकर इत्तेहाद के तौर पर मुत्तहिद हुए और इदारों का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। फारूक ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि मुल्क के लोग कश्मीर को समझें जो इस मुल्क का ताज है, इसे बचाएं और ऐसे काम करें जिससे यहाँ के लोगों को फायदा हो। विकार सुलवानी ने कहा कि एनसी और कांग्रेस ने 2014 में पीडीपी से कहा था कि बीजेपी अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेगी और वो 2019 में सही साबित हुआ। वानी का कहना है कि सोनिया गांधी और पार्टी की दीगर आला क़यादत ने कश्मीर में सिर्फ एनसी को हिमायत देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत से वफूद आए और अल्ताफ बुखारी की पार्टी थी जो उन्हें बताती है कि बीजेपी ने यहाँ जो कुछ किया वो अच्छे और लोगों के हक में था। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और डीपीएपी बीजेपी की ए, बी और सी टीम में है, इसलिए लोगों को ऐसी ताकतों के खिलाफ चौकन्ना रहना चाहिए। जो भी वजीर आजम बने वो सबका बाप है, उसको ये फर्क नहीं करना है ये किस मजहब से है, इसका रंग क्या है, इसकी जबान क्या है, ये क्या खाता है, क्या पहनता है। उसकी खिदमत उसको करनी है सबकी, उसकी जमात से हो या ना हो। मगर उस तकरीर से मुझे बेहद अफसोस हुआ कि वो वतन को तोड़ना चाहते हैं, वो मजहबों को अलग अलग करना चाहते हैं। वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी है हिंदुस्तान का बाशिंदा, उनमें दरारें डालना चाहता है। इंडियन अलायंस जो है वो उस चीज के खिलाफ है। आपने खुद देखा राहुल गांधी ने जब पद यात्रा शुरू की, उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर आए। कश्मीर में बर्फ पड़ रही थी, आपका ही काफी मीडिया के लोग यहां होंगे। उनने क्या कहा? उनने कहा मैं आया हूं कश्मीरियों के दुख दर्द को दूर करने के लिए, मैं आया हूं आपको बताने के लिए कि इंडियन अलायंस जो है वो वतन को एक रखना चाहती है, अंबेडकर के जो आईन है उसकी हिफाजत करना चाहती है। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी है। कोई ये ना बताए कि कोई और भी इंडिया अलायंस है। हमारी तरफ से हमारे अलायंस पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो हमारी हाईकमांड ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिसाइड किया है कि हम जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उस पे हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की 1 सीट, 6 की 6 इंडिया अलायंस जो है वो जीतेगी। एजेंडा जो हमारा इंडिया अलायंस का है वो ये है कि पूरे इंडिया में जो कम्युनल फोर्सेस इस वक्त हैं उनको इक्तदार से हटाना, एक सेकुलर सरकार देना, इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। ये जो फ्रॉड बोलते हैं 400 पार, 370 पार, ये सब चीज की हवा निकल चुकी है, ये 150 पार भी नहीं करेंगे। पीडीपी के रियासती सेक्रेटरी आरिफ लायरगू ने कहा कि जब मुफ्ती सईद बीजेपी के साथ इत्तेहाद में आए थे तो उसका मकसद कश्मीर के मसाइल को हल करना है। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद कश्मीर में पूरी सियासी सूरत हाल तब्दील हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि फिर पीडीपी ने गुपकार अलायंस बनाया मगर कांग्रेस उसे छोड़कर चली गई। आरिफ ने कहा कि आज भी अगर कांग्रेस कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत कर रही है मगर महबूबा मुफ्ती जम्मू में कांग्रेस को सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि पार्टी की लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। कि जो वकार रसूल साहब इस वक्त यहाँ पे कह रहे हैं 2019 के बाद यहाँ पे सारा पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है वो चेंज हो गया। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने हमेशा चाहा कि सारे लोग यहाँ पे मुतहरिक हो गए कि और सारे हम ये लड़ाई इकट्ठे लड़े। लेकिन आपको जो पता है कि जो पीएचडी में इनका ये निकलना, फिर जो लोगों को इन्होंने तंग दिल हो गए यहाँ पे लोग, उनको भी शौक हुआ कि जब हम सारे इकट्ठे हो सकते थे लेकिन नो हो पाए, तो ये इनकी प्रॉब्लम है। और जहां वकार रसूल साहब की ये बात है कि वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, एनसी को सपोर्ट करें, तब भी हमारे महबूबा मुफ्ती साहिबा प्रेसिडेंट ने दिल बड़ा रख के उन्होंने बोला कांग्रेस हमें सपोर्ट ना करे, करे या ना करे, हम जम्मू में इनको सपोर्ट करेंगे।
क्योंकि ये लड़ाई हमें बीजेपी के साथ है, बीजेपी को यहाँ से बाहर रखना है। उसके लिए हम लड़ रहे हैं, यहाँ पे जमीनी सतह पे काम कर रहे हैं। बाकी लोग यहाँ पे समझदार है, आपने कल भी रुझान देखा, साउथ कश्मीर में भी रुझान। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको खुद ही पता चलेगा कि पीडीपी का इस जम्मू एंड कश्मीर में क्या उसकी कंट्रीब्यूशन रहेगी, तो आप ये समझ आएगी आप। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे पर जाती हमलों पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा पहले उन पर हमला करेंगे तो उनके पास जवाबी हमला करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को व्हाइट कॉलर किलर्स करार दिया जो इक़्तिदार और जेड सिक्योरिटी से लुत्फ अंदोज होते हैं। उन्होंने कहा कि एनसी वोटों की भीख मांग रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। लो ने कहा कि एनसी 370 और रियासत के दर्जे की बहाली की बातें करती है, मगर जब 5 अगस्त 2019 में दोनों चीजें मरकजी हुकूमत ने छीन ली तो पार्लियामेंट में उनके मेंबरान खामोश रहे। इस सवाल का जवाब देते हुए कि जब दिल्ली के वज़राला को ईडी के जरिए जेल भेजा गया तो फारूक अब्दुल्ला को क्रिकेट घोटाले के मामले में ईडी की इंक्वायरी का सामना क्यों न करना पड़ा। सजाद लोन ने कहा कि मरकज और बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि दोनों बाप बेटे जेल से बाहर क्यों हैं। हिंदुस्तान का सबसे जो प्रोटेक्टेड पर्सन है वो ये बाप बेटा है। प्राइम मिनिस्टर के बाद 100 आदमी इनको प्रोटेक्ट करते हैं। जो इनके बयानात हैं वो इस किस्म के हैं कि जो पहाड़ पर मेरा वर्कर है उसको सिक्योरिटी थ्रेट बनता है। ये व्हाइट कॉलर किलर्स हैं, दे स्पीक टू किल। ये बोलते इसलिए हैं कि बंदे को मारे कोई। इन कातिलों का नहीं बोलूं तो किसका बोलूं, आप मुझे बताओ। आपने देखा मैं हूं यहाँ, मेरे पर बड़ी तोहमत है कि मैं जी कोई बड़ा कोई आपने कोई देखी है ऐसी। इन बाप बेटों में कोई होता यहाँ किलोमीटरों तक किसी को घुसने नहीं देते, परिंदे को रिमूव करने देते हैं। बात सिक्योरिटी की नहीं है, बात यह है कि ये बंदे जो सिक्योरिटी में बैठकर ऐसे बयान देते हैं जिससे कि बाकी वर्ग जो जिस पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, दे स्पीक टू किल। साहब 30 साल में 1 लाख लोग मरा है, उसमें से 10,000 इसी तरह मरा है, बयानों से, गॉसिप से। डोंट टेक इट लाइटली। ये कोई इनोसेंट लोग नहीं है, दे नो व्हाट हैपेंस। मुंबई राइट्स के बाद तो ये बीजेपी के साथ बैठे थे, तब पहले कॉमर्स मिनिस्टर थे, फिर फॉरेन मिनिस्टर थे। और ये तो तब था जब दिन में यहाँ 30-30 आदमी मरते थे। इनको तब शर्म नहीं आई तो आज क्या आएगी। सो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन इन देम। इट्स ओनली दैट ये जो गुड एंड बैड हो गया है, दैट एनीबडी एनसी अलाइज विद इज गुड। द मोमेंट दे डोंट अलाइ विद देम, दे आर बैड। This good and bad of Kashmiri politics has now translated into a joke. ईडी की तरफ से फारूक अब्दुल्ला पर भी केस है, किस तरह की मेहरबानी हो रही है फारूक अब्दुल्ला? देखो, आप मेरी बात सुनो, बहुत अच्छा आपने ये सवाल पूछा। बिल्कुल सच है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बंद है, लेकिन इफ फारूक साहब इज आउटसाइड जेल, इट इज एट द प्लेजर ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। नाउ टाइम हैज कम टू एक्सप्लेन फॉर बोथ बीजेपी एंड डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कि मामला क्या है। देन देयर इज अनदर केस जहां शायद FIR भी हुआ है, दैट इज अ JK बैंक केस जिसमें बेटा इन्वॉल्व है। इतनी मेहरबानियां किस लिए एक दूसरे पर कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि जो बयानात, पोलराइजिंग बयानात पूरे हिंदुस्तान में चाहिए होते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है, वो नेशनल पॉलिसी इशू करती है। खुदा का वास्ता लोग जागे और उठे कि कश्मीर का मामला नहीं, अब तो ये नासूर बन गए हैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान इमरान नबी डार ने सजाद लोन के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी ने टारगेट किलिंग्स में 5,000 से ज्यादा जानें गंवाई हैं। डार ने कहा कि लोन को उन्हें व्हाइट कॉलर कहने से कबल ये जान लेना चाहिए कि एनसी ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। डार ने कहा कि वो किसी से नहीं डरते और पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की हकीकी आवाज की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। सजाद लोन ने कहा है कि एनसी व्हाइट कॉलर किलर्स है और ये जेड सिक्योरिटी को एंजॉय कर रहे हैं, इसको किस तरह देखेंगे? देखिए, सजाद लोन साहब बहुत सारी बातें बोलते हैं। उनको इसमें इन सब चीज़ों में अगर नेम कॉलिंग में ही जाना है, हम भी बोल सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। अब वो ऐसी बातें बोलेंगे न जिनका कोई सर पैर है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये मुनासिब होगा कि हम जैसी पॉलिटिकल पार्टी उनको ऐसी चीप बातों पे हम रिस्पॉन्ड करें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी सियासत इन्हीं चीज़ों पे मुबनी होती है कि लोगों को पोलराइज करना, एक ऐसे नैरेटिव चलाना जिस नैरेटिव का न कोई सर है न कोई पैर है। तो हम बार बार हमने ये सब चीज़ें लोगों के कोर्ट में रखी है।
लोग खुद डिसाइड करेंगे। कश्मीरी लोग बेवकूफ़ नहीं है और न कोई उनको बेवकूफ़ बना सकता है। ऐसे नारे बहुत साल हमने सुने हैं, जब कश्मीरियों को मारने के नारे दिए गए, जब यहाँ के नौजवानों को मजबूर किया बंदूक उठाने के लिए, तो वो किन लोगों ने किया? वो इन्हीं ताकतों ने किया। और आज ये हमको ही बोलेंगे कि ये व्हाइट कॉलर किलर्स है, जिस पार्टी ने ओवर 5000 वर्कर्स जिनके टारगेटेड असैसिनेशंस हुई हैं हमारे पार्टी के वर्कर्स की, और आप हमको ही ये पूछ रहे हैं। हमारे सबसे पहले जब मिलिटेंसी स्टार्ट हुई तो टारगेट नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया गया, हमारे वर्कर्स को मारा गया, और आप हमको ही बोल रहे हैं। सजाद गनी लोन ने कहा कि वो शुमाली कश्मीर के बड़े लीडरों से दरख्वास्त करते हैं कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की हिमायत करें। लोन ने कहा कि अगर 1987 के इंतखाबात में धांधली न होती तो यहाँ न दहशतगर्दी जन्म लेती और न ही बंदूक होती। लोन ने कहा कि उनके वालिद को दहशतगर्दों ने मारा था, न कि फौज या पुलिस ने। लोन ने कहा कि एनसी दौरे हुकूमत में ही सिक्योरिटी देने से इनकार करने के बाद उनके वालिद को मारा गया। गांव में था ही नहीं, आज तो हर गांव में। वो तो 87 के बाद आया। अगर 87 की रिगिंग नहीं होती तो बंदूक नहीं आता, ये हमारा व्यू पॉइंट है। और अगर बंदूक नहीं आता तो लोग नहीं मरते, ये हमारा व्यू पॉइंट है। इसमें क्या सैक्रिफाइस क्या, हर एक के मरे हैं। मेरे तो घर में मेरे फादर को मारा है, उनको भी मिलिटेंट्स ने मारा है, कोई पुलिस या आर्मी ने नहीं मारा, और इनके टाइम में मारा है। When they refuse to give him security, ये भी एक रियलिटी है। बहरहाल मुझे उसमें जाना नहीं है, जिसके अल्लाह ताला ने लिखा था वैसा, तो उसमें क्या करे। लेकिन टू से कि भाई व्हाइट कॉलर किलर नहीं है ना, और कैसे होते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ओन स्ट्रेटेजिक रीजंस, इन द इंटरेस्ट ऑफ द जो क्या कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट में, दे डोंट वांट टू डिग द पास्ट, सो दे आर, इसलिए इनको एक फ्री रन मिल रहा है, कोई बोलता ही नहीं है। अदरवाइज आप मुझे बताएं, इतनी कब्रें हैं, इतनी ग्रेव्स हैं, एंड नॉट अ सिंगल क्वेश्चन टिल डेट आंसर्ड कि ये शुरू कैसे हुआ, आया कैसे, क्यों हुआ, नथिंग एट ऑल। यहां तो अगर छोटा केस होता है, वो तो 10 फोन करता है दिन में SHO साहब की, आओ भाई हाजिरी मारो। इनको तो किसी ने। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उस आप अगर अस्पताल में इलाज जारी। शेखपुरा के चितौरा गांव के खेत में 30 बीघा में लगी गेहूं के फसल में लगी आग। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से आग लगने की किसानों ने कही बात। ग्वालियर के निजी अस्पताल में महिला की मौत पर बवाल, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। एम्बुलेंस में शव रखकर किया चक्का जाम। उज्जैन में पुलिस ने 2 करोड़ की ठगी का किया पर्दाफाश। 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामले में पूछताछ में जुटी पुलिस। बिलासपुर में चेकिंग के दौरान युवक से 9,29,100 रुपए बरामद। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 8 से पकड़ा गया युवक। आरपीएफ की टीम की कार्रवाई। मुरैना में सड़क हादसे के बाद हंगामा। आक्रोशित परिजनों ने ट्रक में लगाई आग, धू-धू कर जला ट्रक। मेंढर से सरनाकोट तक सड़क की हालत खराब। चालकों ने मेंढर में बस स्टेशन पर किया प्रदर्शन। चालकों ने की सड़क की मरम्मत कराने की मांग। बनिहाल में आवारा कुत्तों के हमले में कई घायल। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिलने के लगाए आरोप। पुंछ के बैच में पाकिस्तानी हवाई जहाज की बनावट का मिला गुब्बारा। पुलिस ने लिया कब्जे में। सीपीएस मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता पक्ष की बहस और सभी सीपीएस के वकीलों की सुनवाई हुई पूरी। अब 8 मई को सिर्फ सरकार मामले पर रखेगी अपना पक्ष। सीडीएस परीक्षा में हिमाचल में एक और लाल ने किया कमाल। शाहपुर गोड्डा के रजत कुमार ने देश भर में हासिल किया पहला स्थान। पहले प्रयास में ही बिना कोचिंग के पाई सफलता। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने खोला मोर्चा। प्रबंधन के खिलाफ जताया विरोध। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। बिलासपुर में बेटी ने पिता पर लगाया मां की हत्या का आरोप। डीएसपी सदर को ज्ञापन सौंपकर की जांच की मांग। बिलासपुर के जबली में करंट लगने से घायल हुआ विद्युत कर्मचारी। बिलासपुर एम्स में कर्मचारी का इलाज जारी। मंडी के सराज में शराब के नशे में स्कूल पहुंच रहा अध्यापक। ग्रामीणों ने बनाया अध्यापक का वीडियो। जनता ने की कड़ी कार्रवाई की मांग।
चंबा के पलानी नाले के पुल का निर्माण कार्य अधूरा, लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना, ठेकेदारों की लापरवाही से पुल का काम रुका। महाराष्ट्र के यवतमाल में भाषण के दौरान मंच पर बेहोश हुए नितिन गडकरी की तबीयत बिगड़ी, उम्मीदवार राष्ट्रीय पाटिल के लिए कर रहे थे प्रचार। पश्चिम बंगाल के हुगली में दवा के गोदाम में लगी भयंकर आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। आरा के पीपरपाती गांव में विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आने से मजदूर की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जहानाबाद के कलवाचक गांव में गेहूं काटने के दौरान थ्रेसर में फंसा गमछा, सदर अस्पताल में डॉक्टर ने किया मृत घोषित। नालंदा के रउई में बेकाबू ट्रक ने गाड़ी में मारी टक्कर, घायल व्यक्ति की मौके पर गई जान। पटना सिटी के खाजे कला LHB गर्ल्स हॉस्टल परिसर में लगी आग, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। वैशाली के करारी गांव में आग लगने से 11 घर जलकर खाक, लाखों की संपत्ति आग में जलकर खाक। छपरा के मांझी थाना इलाके में तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 लोगों को कुचला, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। शेखपुरा के चितौरा गांव के खेत में 30 बीघा में लगी गेहूं के फसल में लगी आग, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से आग लगने की किसानों ने कही बात। ग्वालियर के निजी अस्पताल में महिला की मौत पर बवाल, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप, एम्बुलेंस में शव रखकर किया चक्का जाम। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अब ये बिल्कुल वाज़ेह है कि बाकी सब एनसी के खिलाफ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उमर ने फिर कहा कि बीजेपी ने भी पीडीपी की हिमायत का ऐलान किया है। उमर ने कहा कि अल्लाह उनके साथ है और ये लोग एनसी को शिकस्त नहीं दे सकते। हमने इस तरह के इलेक्शन पहले भी देखे हैं और इसमें अब ये बिल्कुल वाजिया है कि ये सब हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि आपने पिछले दिनों देखा होगा बीजेपी के तरफ से महबूबा मुफ्ती को भी सपोर्ट का ऐलान हुआ है। उनके एक नहीं 2 लीडरों ने रजौरी पुंछ में महबूबा मुफ्ती को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। तो इससे सीधा सीधा पता चल जाता है कि बीजेपी उनके तमाम ABC, मरकज की हुकूमत, राजभवन सब मिलके आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। आपको वो शायद अल्फाज याद है, फनूस बन के जिनकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। हमारी शमा को बुझाने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन जहां लोगों का साथ है, जहां अल्लाह ताला हमारे साथ है, ये लोग हमें नहीं बिगाड़। पीडीपी के रियासी सेक्रेटरी आरिफ लाडगुन ने उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद की। उमर ने पीडीपी पर बीजेपी की सी टीम होने का इल्जाम लगाया। आरिफ ने कहा कि पीडीपी ने कल मशहूर घंटाघर लाल चौक में जो हासिल किया उसे देखकर उमर अब्दुल्ला परेशान है। उन्होंने कहा कि उमर को नहीं भूलना चाहिए कि उनका सियासी करियर बीजेपी के साथ ही शुरू हुआ था। कल जो हिस्टोरिकल इवेंट पीडीपी ने किया उससे सियासत पूरी यहाँ हिल गई और उमर अब्दुल्ला साहब का ये दावा लगाना हम पे कि बीजेपी, राजभवन, व्हाटएवर यू आर सेइंग, उमर साहब की तो शुरुआत ही जो सियासत की हुई है कि बीजेपी से हुई है। ही हैज बीन मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी अब कुछ लम्हा पहले जब ये हमारे साथ मुत्तफिक होके लड़ाई लड़ने का काम करना चाह रहे थे, लेकिन आज इनका ये हम पे इल्जाम लगाना, आई विल से इट्स अ सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जो ये कह रहे थे पीडीपी खत्म है, यही फ्रस्ट्रेशन इनको साउथ कश्मीर में भी आई जब उन्होंने हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहब की नॉमिनेशन देखी, और यही फ्रस्ट्रेशन उन्होंने कल देखी जब ये एक हिस्टोरिकल रैली पीडीपी ने की। और घंटाघर में आज तक के सबसे पहली बार किसी सियासी तंजीम ने एक इवेंट किया है। तो मुझे लगता है इट्स ऑल फ्रस्ट्रेशन कि व्हाट पीडीपी की जो ये लहर चली है चारों ओर, और आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह पता चलेगा साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और आपकी नॉर्थ कश्मीर में सीट पे पीडीपी का ही दावा होगा।
बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उमर ने हार मान ली है। ठाकुर ने कहा कि जब उमर बीजेपी के साथ थे तो वो किसकी टीम में थे। ठाकुर ने कहा कि उनकी कोई ए, बी या सी टीम नहीं है। उन्होंने कहा कि वो हम ख्याल जमातों की हिमायत करेंगे, खासकर जो खानदानी सियासत के खिलाफ काम कर रही है। फारूक के कांग्रेस दफ्तर के दौरे पर ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस खानदानी सियासत की हिमायत कर रही है। जिन्होंने पहले ही हार मानी हो, नेचुरली वो लोग ऐसी स्टेटमेंट देंगे, कभी एडमिनिस्ट्रेशन को वो हनफितन नकीद बनाएंगे, कभी वो राजभवन को भी टारगेट करेंगे और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी टारगेट करेंगे। बेसिकली मुझे लगता है कि एनसी अपनी हार तस्लीम कर चुका है और जिस तरह से उमर साहब के स्टेटमेंट आ रही है, सबको वो ए, बी, सी, डी टीम कह रहा है। मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूं, जब आप हमारे साथ तो आप कौन सी टीम थे? पहले वो बता दीजिए ना इन पार्टियों को कि आप कौन सी टीम है। और जिस तरह से बार बार ये ए, बी, सी, डी, मैंने कहा पहले भी हम कह चुके कि भारतीय जनता पार्टी न कोई ए है, न बी है, न सी। भारतीय जनता पार्टी या ठीक है, हमने कहा है कि हम लाइक माइंडेड पार्टीज को सपोर्ट करेंगे। वो भी जो खानदानी पार्टियां हैं, जो डायनास्टी रूल है, उसके अगेंस्ट जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हो जो लाइक माइंडेड हो उनको हम सपोर्ट करेंगे, एक एनसी को छोड़ के, पीडीपी को छोड़ के और कांग्रेस को छोड़ के। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, देखिए डायनास्टी पॉलिटिक्स है, वो देश से दूर रहे, उसको देश से दूर रखना, ये एक मुल्क में नैरेटिव बना हुआ है। और आज आप देखिए डॉक्टर फारूक साहब आज कांग्रेस हेडक्वार्टर भी चले गई। कभी यही वो कहते थे कि ये गंदी नाली के कीड़े हैं, इनके साथ सोशल बाइकाट करो। अब मुझे नहीं पता कि जो हार है, थोड़ा सा उस हार के मार्जिन को कम करने के लिए किस दर पे ये पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती, जो कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्के से उम्मीदवार है, महबूबा मुफ्ती लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के लिए 3 रोजा इंतखाबी दौरे पर तहसील सुरनकोट पहुंची हैं। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने रोड शो करके अपने लिए वोट मांगे। मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए महबूबा ने कहा कि आज हर तरफ खौफ का माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि हमसे हमारे हुकूक छीने जा रहे हैं, हमारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और हमारी बिजली हमें महंगे दामों पर बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों से बोलने के हुकूक को छीन लिया गया है। उन्होंने सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि कल डेरा गली में एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया और उसके बाद कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। महबूबा मुफ्ती ने खुद को बेजबानों की आवाज करार दिया। मैं आपको तफरीक करने नहीं आई हूँ, मैं आपको बांटने नहीं आई हूँ। गुजर और पहाड़ी के नाम पे, कश्मीरी और हिंदू और मुसलमान के नाम पे, सिख और मुसलमान के नाम पे हम चाहते हैं हम इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त बहुत मुश्किलात हैं, बहुत मामलात हैं जिनका मुकाबला करने की जरूरत। अगर हम आपस में ही लड़ते रहे तो मुकाबला क्या करेंगे, किस चीज का मुकाबला करेंगे? इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ आए, मेरी बात सुनी। मुझे उम्मीद है 7 तारीख को आप निकलेंगे, मुझे कामयाब करेंगे और आपसे वादा है जब मैं कामयाब होगी मैं आऊंगी। आपके छोटे, मैं नहीं कहूँगी बहुत बड़ा मसला मेरे फंड से हल होगा, मगर जहाँ भी ये नौजवान कहीं फील्ड मांगते हैं, क्रिकेट कहीं ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है, कहीं तार की, कहीं कुआं वगैरह, ये छोटे छोटे काम है। इंशाल्लाह ये काम मैं करूंगी और बड़ा काम है टनल का। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने एनसीओ और पीडीपी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर वो जो कुछ करते हैं वो सही है और अगर दूसरी जमातें भी वही करे तो वो गलत। बुखारी ने कहा कि उनकी सियासत सच्चाई पर मबनी है। उन्होंने कहा कि वो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में वापस आने का खैर मकदम करते हैं। बुखारी ने कहा कि वो इस पार्टी की हिमायत करेंगे जो जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करेगी। अल्ताफ बुखारी बडगाम के इलाके रायर में एक जलसे से खिताब कर रहे थे। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, अल्ताफ बुखारी जो ज़बान देता है वो ज़बान होती है। अब ये तो सबको पता है कि वोट अपने कैंडिडेट के लिए लेना और ट्रांसफ़र करने में दुश्वारी तो होती है, लेकिन जी जान से करेंगे। ईमानदारी का जो सबूत देना, इंशाल्लाह हम ईमानदारी का सबूत। मुझे बता, मैं क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों को वापस लाऊं? क्या आप उसके खिलाफ हो? क्या आप उसके खिलाफ हो? वो कश्मीरी हैं, मैं क्यों नहीं सपोर्ट करता हूं? और मैं उनको आज दावत देता हूं, आ जाओ, सरकार के भरोसे नहीं, हम लोगों के भरोसे, आम कश्मीरी के भरोसे आओ, आम कश्मीरी मुसलमान के भरोसे आओ। हम अपने दिलों में जगह दे दें, घरों में ही नहीं, दिलों में भी दे दें।
डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि उनका एजेंडा सिर्फ तरक्की है और वो उसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं जिस तरह पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महात्मा गांधी ने जिंदगी गुजारी थी। आज़ाद ने जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी की भी तारीफ की और कहा कि वो हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता वज़ीर आज़म थे। आज़ाद डूरू अनंतनाग के लाड़कीपुरा और कापरन इलाकों में पार्टी रोड शो से खिताब कर रहे थे। सलमान निजामी और डीपीएपी के उम्मीदवार एडवोकेट सलीम समेत कई रहनुमा मौजूद थे। आज़ाद ने लोगों से अपील की कि वो तरक्की, तालीम और रोजगार के एजेंडे के लिए डीपीएपी को वोट दें। नेहरू को जब प्राइम मिनिस्टर थे तो बरतानिया वाला अखबार वाला, ये अखबार वालों आपके लिए ये पूछा करो, तो उसने नेहरू को पूछा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुनिया में आप सबसे पढ़े लिखे हैं, बैरिटला लंदन से। कहा वो सब गलत कहते हैं, मेरी पढ़ाई उस बच्चे के बराबर है जो दरिया के किनारे पत्थरों से खेलता। अब ये नेहरू हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता, जो लंदन से लॉ किया हुआ था, जिसका बाप अमीर तरीन वकील था हिंदुस्तान का और सबसे ज्यादा फीस लेने वाला, उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मेरा नॉलेज कुछ भी नहीं है। नॉलेज इतना वसी है, उसमें मैं सिर्फ अभी 1-2 साल वाले बच्चे को जितना नॉलेज है दुनिया का उतना ही। तो राजीव गांधी ने जितना वो भी पढ़ा लिखा था लंदन से, लेकिन जब कहते ये आपको मालूम नहीं है तो बिल्कुल स्टूडेंट। अच्छा, इसके बजाय क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? वो प्राइम मिनिस्टर और मैं मिनिस्टर, तो दूसरे दिन उसको 5 मिनट सिखाओ, वो 15 मिनट मुझे उसी पर लेक्चर करेगा। क्योंकि अच्छे बच्चे काबिल हो सही, बदकिस्मती से मैं नहीं कहना चाहता हूं, वो आज नहीं, सिस्टम नहीं है, इस वक्त कांग्रेस पीछे चलेगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि मेरा एजेंडा डेवलपमेंट रहा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी मीट। उज्जैन में पुलिस ने 2 करोड़ की ठगी का किया पर्दाफाश। 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामले में पूछताछ में जुटी पुलिस। बिलासपुर में चेकिंग के दौरान युवक से 9,29,100 रुपए बरामद। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 8 से पकड़ा गया युवक। आरपीएफ की टीम की कार्रवाई। मुरैना में सड़क हादसे के बाद हंगामा। आक्रोशित परिजनों ने ट्रक में लगाई आग। धू-धू कर जला ट्रक। मेंढर से सरनाकोट तक सड़क की हालत खराब। चालकों ने मेंढर में बस स्टेशन पर किया प्रदर्शन। चालकों ने की सड़क की मरम्मत कराने की मांग। बनिहाल में आवारा कुत्तों के हमले में कई घायल। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिलने के लगाए आरोप। पुंछ के बैच में पाकिस्तानी हवाई जहाज की बनावट का मिला गुब्बारा। पुलिस ने लिया कब्जे में। सीपीएस मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता पक्ष की बहस और सभी सीपीएस के वकीलों की सुनवाई हुई पूरी। अब 8 मई को सिर्फ सरकार मामले पर रखेगी अपना पक्ष। सीडीएस परीक्षा में हिमाचल में एक और लाल ने किया कमाल। शाहपुर गोड्डा के रजत कुमार ने देश भर में हासिल किया पहला स्थान। पहले प्रयास में ही बिना कोचिंग के पाई सफलता। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए और इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार सुलवानी और कसीर तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुन मौजूद रहे। रूहुल्लाह ने कहा कि 5 अगस्त और उसके बाद लिए गए फैसले जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर नहीं।
आपके जरिए हम लोगों को ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। जो आज उन्होंने मेहनत की, जोश दिखाया, जो मोहब्बत उन्होंने दिखाई, हम उनका शुक्रगुजार हैं। आपके जरिए से उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि जिस उम्मीद से उन्होंने ये मोहब्बत दिखाई आज, जोश दिखाया आज, इंशाअल्लाह रहमान उस उम्मीद को पूरा करेंगे और आपकी आवाज़ हिंदुस्तान के इस ऐवान में पहुंचाई जाएगी जहां पे हमारे खिलाफ फैसले लिए गए, और इस ऐवान के जरिए हिंदुस्तान की पूरी आवाम को ये आवाज़ सुनाई जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सलमान अली सागर को श्रीनगर सीट के लिए कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करने का फैसला किया है। अगर आगा सईद रूहुल्लाह की नामजदगी मुस्तरद हो जाती है तो सलमान सागर श्रीनगर सीट पर अलायंस के उम्मीदवार होंगे। एक उम्मीदवार जो है उनसे कागज भरवाएंगे। मैं अपने नौजवान साथी सलमान सागर साहब का शुक्रगुजार हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपने कागज तैयार किए और आज आगा रूहुल्लाह साहब के कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे सलमान सागर ने अपने कागज भरे। इंशाल्लाह जब स्क्रूटनी के बाद आगा रूहुल्लाह साहब के कागज जो है वो एक्सेप्ट होंगे तो फिर सलमान जो है अपने कागज विड्रॉ करके आगा रूहुल्लाह साहब की कामयाबी में अभी तक जो इन्होंने रोल अदा किया है उस रोल को दोबारा। दूसरे मरहले की वोटिंग से कबल जम्मू के सिक्योरिटी ग्रिड को सख्त कर दिया गया है। जम्मू के दाखिली और खारजी रास्तों पर कायम किया गया और हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी को भी तेज कर दिया गया है। कल होने वाली पोलिंग के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए। शरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखने के लिए पहले ही मुख्तलिफ मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। जम्मू में वोटिंग होनी है सेकंड फेज में, और उससे पहले तमाम नाकों पे जो सिक्योरिटी व्यवस्था है उसको चाक चौबंद कर दिया गया है। जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको काफ़ी टाइट कर दिया गया है। CCTV कैमरास इंस्टॉल कर दिए गए हैं जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पे। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो पुलिस का अमला है वो जम्मू के विभिन्न इलाकों में, अभी हम इंदिरा चौक के इलाके में हैं और जहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन्होंने एक नाका लगाया है और तमाम उन गाड़ियों को चेक किया जाएगा जो एंट्री पॉइंट्स हैं नाकास के, और या शहर के में आने वाली जो गाड़ियाँ हैं या जाने वाली गाड़ियां हैं उन चेकिंग पॉइंट्स पे, उन नाका पॉइंट्स पे जो है सिक्योरिटी ग्रिड काफी टाइट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी जो चेकिंग है, जो फ्रिस्किंग है गाड़ियों की वो हो रही है, क्योंकि एक बहुत ही अहम दिन है कल और एक चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि इस बात को यकीनी बनाना है कि जब कल वोटिंग हो तो किसी भी तरह का जो खलल है उस वोटिंग प्रोसेस में ना पड़े और कोई भी असामाजिक जो तत्व हैं वो ना अपना जम्मू सिटी में दाखिल हो पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो जम्मू सिटी के इलाके में बनाए जाएंगे और वहां पे क्योंकि जिस तरह के इनपुट्स जम्मू कश्मीर में इस वक्त हैं कि पाकिस्तान ISI की कोशिश है कि जो वोटिंग प्रोसेस है उसमें खलल डाला जाए और उसके लिए कुछ फॉरेन टेररिस्ट जो हैं वो भी इसी कोशिश में हैं कि किसी तरह गड़बड़ी फैलाई जाए। लेकिन उन तमाम नापाक कोशिशों को ही नाकाम बनाने के लिए पुलिस के जवान और हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो चप्पे चप्पे पे तैनात कर दिए गए हैं। विश्वास बहाली जो है पुलिस के सामने एक चैलेंज है बनाना लोगों में कि सब कुछ समूह ढंग से होगा, क्योंकि पुलिस के जवान दिन रात इन नाकों पे तैनात हैं और इसी के लिए तैनात हैं कि लोग अपना बेखौफ होकर जो है वोट कास्ट कर सकें। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी ने जम्मू रियासी हलके के बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा के खिलाफ अपनी जिम्मेदारियों के बारे में गलत हलफनामा दाखिल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गुमराह करने के इल्जाम आयद किए हैं। जम्मू रियासी पार्लिमानी हलके के ऑर्डिनेटर नरेश गुप्ता ने जम्मू में इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जुगल किशोर शर्मा ने 2019 में 34 करोड़ की लायबिलिटी जाहिर की थी, लेकिन आज के हलफनामे में उन्होंने 20 लाख रुपए की लायबिलिटी शो की है और कर्ज के खत्म होने का कोई सबूत भी नहीं रखा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इस मामले में फौरी नोटिस लेने की मांग की। तालीम है जो एफिडेविट्स फाइल करती हैं, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो हमारा नॉमिनेशन पेपर है वो नॉमिनेशन पेपर की जो कंटेंट्स हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। हमने जो कोई डिस्क्लोज करना है डिपोजिशन के तौर पर डिस्क्लोज करना है, वो डिपोजिशन के तौर पर हमको एफिडेविट में नरेट करना है अपना कि हमारे क्या हैं। वो आज साइलेंट कैसे बताते हैं कि मैंने लायबिलिटी जो मेरी 34 करोड़ की थी वो कैसे कहां से कैसे कम हुई, उसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। ये कोई एरर ऐसी नहीं है
अगर एरर उनके वक्त में वो समझते थे कि एरर है तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए वो अप्लाई कर सकते थे कि ये टाइपिंग एरर है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 6 अप्रैल से लेकर 26 कल है, आज 19 दिन हो गए हैं। 19 दिन में पार्टी खामोश है, वायरल हो रहा है। बीजेपी की तरफ से कोई भी इस बात की क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही, ना कैंडिडेट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ रही है। तो हम क्या समझेंगे? गुजरात मॉडल, ये गुजरात मॉडल की हमें दिखाई देता है कि यहाँ डबल यार्डस्टिक जो है अडॉप्ट की जा रही है, और ये जो डबल यार्डस्टिक है ये लोग देखेंगे। लोगों के पास कल ओपन है, लोगों ने अपना फ्रेंचाइज एक्सरसाइज करना है, तो लोगों को हक है। सीपीआईएम सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि इस बार के इलेक्शन मामूली नहीं है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से मुल्क के अवाम को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पहले मरहले की वोटिंग के नताइज सामने आ रहे हैं, इससे ये हुकूमत परेशान है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद के हक में वोट डालेगी और इसी तरह कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ देगी। मुकम्मल हुआ तो लग रहा है कि लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं अब शायद नई शुरुआत हो भी सकती है। इस वजह से परेशानी है, मौजूदा सरकार की कमान संभालने वालों के दिलों में काफ़ी परेशानी पैदा हुई है। और आपने नोट किया होगा पिछले कई दिनों से बहुत कुछ कहा जा रहा है जो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए नहीं कहना करना, जो मुल्क के मुंतज़मीन के लिए शायद निशान नहीं, और एक ख़ास कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, और ख़ास ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिससे टकराव, जिससे दूरियां, जिससे और ज़्यादा बिगाड़ समाज में पैदा होने का एहतमाल पैदा हुआ है। और मुल्क भर में आज काफ़ी लोगों में ये तशवीश है कि मुल्क के बचाव के लिए, आईन के बचाव के लिए ज़रूरी बन जाता है कि इस सरकार को बेदखल किया जाए। शोपियां में मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से सियासी मुहिम चलाई जा रही है। लोकसभा पार्लिमानी सीट के लिए पीडीपी उम्मीदवार वहीदुर रहमान परा ने शोपियां हल्के के कई गांवों में घर घर मुहिम चलाई। वहीदुर रहमान परा के साथ पीडीपी के कई रहनुमा भी रहे, जिनमें एजाज मीर और वहीद भी शामिल थे। उन्होंने शोपियां में वोटरों से पीडीपी के हक में वोट देने की अपील की। उनका कहना है कि पीडीपी ख्वाहिश और इंसाफ की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद पार्टी है। परा ने कहा कि पीडीपी वाहिद इलाकाई सियासी जमात है जो कश्मीरियों के हकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा महाज पर काम करती है। महबूब जी लीडरशिप अंडर पीडीपी वर्कर्स अंडर हुकूमत बने पीडीपी पत् कोर एक्वान बंद, टास्क फोर्स बंद, एसओजी बंद, तम सत वो पीडीपी वर्कर्स सारी कत कर मूजूब लुकन हंद मूजूब तम लुक यम खिलाफ तिहद मूजूब नेशन खुद तिहद शुरन खुद तिहद जमीन खुद तिहद रिसोर्सन खुद सोन कोशिश कौशल जबान वनकस बचा अत मे सारे मदद जरूरत तवे यह शुरुआत कर अत कह नफर। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर शेख इशफाक जब्बार का कहना है कि किसी भी सियासी जमात की हिमायत हासिल करने के लिए उनकी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करने के लिए पार्टी में बातचीत जारी है। पार्टी हम ख्याल उम्मीदवारों की हिमायत करेगी जो लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार ही क्यों न हो। जब्बार ने हुर्रियत से वाबस्ता लोगों पर जोर दिया कि वो कौमी धारे में शामिल हों और जमहूरी अमल में हिस्सा लें। कहा था कि अगर गांदरबल से कोई अच्छा कैंडिडेट यहाँ से निकल के आएगा उसको भी हम सपोर्ट के लिए तैयार थे, और अगर हमने बाकी लोगों को भी हमने कहा था कि अगर आप लड़ते हैं तो हम अपना सपोर्ट आपको दे देंगे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से ऐसा कुछ हो नहीं पाया, और अब हमें सोच समझ के फैसला लेना है कि जो कैंडिडेट कल को एक्सेसिबल भी हो, जिसका एक अपना वसी तर नज़रिया हो, जिससे कि यहाँ के मामलात आगे चलेंगे। और ये इस वक्त एक डेडलॉक बना हुआ है दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच में, इसको कम करने की कोशिश है, और इसको आगे हमें यहाँ लोगों को जो जख्म लगे हैं उनको मरहम करने की ज़रूरत है। कि हमारे लिए दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हमारा दरवाज़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी खुला है, आपकी जानकारी के लिए, पीडीपी के लिए भी खुला है, अपनी पार्टी के लिए भी खुला है, जो आप कहते हैं लोकल नुमाइंदे उनके लिए भी खुला है।
सियासत में तनकीद तो आप करेंगे, सियासत में आप तनकीद नहीं करेंगे तो आगे कैसे? हमें तामीर बराई तामीर, हम कोई पर्सनल किसी के साथ हमें कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे कुछ इश्यूज पे तनकीद रहती है और उसमें कोई दो राय नहीं। अगर किसी का भी हमें लगे कि ये अच्छा कैंडिडेट तो इस वक्त इश्यूज है उनको वाकई रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। साबिक MLC यासिर रेशी ने बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सजाद गनीलोन के हक में इंतखाबी मुहिम शुरू की। यासिर रेशी ने नौगाम सोनावारी के अंदर कई ज्वाइनिंग तकरीबात में हिस्सा लिया, जहां इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के दर्जनों कारकुनों ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी में नए शामिल होने वाले कारकुनों को खुशामदीद कहते हुए यासिर रेशी ने कहा कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनीलोन से काफ़ी उम्मीदें रखते हैं। उन्होंने कहा कि बारामूला पार्लिमानी नशिस्त से कामयाब होने के बाद सोनावारी अवाम के तमाम मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। मेरा यही है, मेरा वोट और मेरा सपोर्ट उसी को होगा जो मेरे छोटे छोटे मसाइल, जो इलाके के मसाइल वो हल करे। जैसे कि एक मामला ऐसे मेरा जैसे सुदरपुर का एक मामला था, वहाँ कान खानी का मामला था, और नौगांव में एक पानी का मामला है, बैंक का मामला है, सुंबल ब्रिज का मामला है। हमारी बात हुई है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन उनके साथ हुई, तो हम अपना सपोर्ट वोट और सपोर्ट उनको। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे का कहना है कुछ लोग इस वहम में मुब्तला थे कि कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना नामुमकिन है, लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुमकिन हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते थे कि फसादात होंगे और कश्मीर जलेगा, लेकिन मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐसा जादू किया कि सब कुछ सुकून से मुकम्मल हो गया। शिंदे ने कहा कि आज कश्मीर तरक्की की तरफ गामजन है और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर में महाराष्ट्र भवन बना रहे हैं, हमें ज़मीन भी मिल गई है, लेकिन उमर अब्दुल्ला यहाँ मुंबई आकर कह रहे हैं कि वो कश्मीर में महाराष्ट्र भवन नहीं बनने देंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारे साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह भी हैं, तो हमें कश्मीर में महाराष्ट्र भवन बनाने से कौन रोकेगा। इस भ्रम में थे कि कश्मीर में धारा 370 को हटाना नामुमकिन है, कभी संभव नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमीद भाई की असीम इच्छा शक्ति के कारण ये संभव हुआ। कुछ लोग कहते थे दंगे होंगे, कश्मीर जलेगा, लेकिन क्या हुआ का कुछ? हमीद भाई ने ऐसा चक्कर और ऐसा जादू चलाया, सब शांति से एकदम हमारा कश्मीर हमारे साथ आ गया और हमारे देश का नंदनवन फिर एक बार हमारे देश की मुख्य धारा से जुड़ गया, शामिल हो गया। इसका पूरा जो श्रेय अमित भाई को जाता है। और वर्षों तक उग्रवाद के साए में रहे कश्मीर आज विकास की राह में दौड़ रहा है, विकास की ओर जा रहा है। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। हम कश्मीर में महाराष्ट्र भवन बना रहे हैं, हमें जगह भी मिल गई, लेकिन उमर अब्दुल्ला यहाँ पर मुंबई में आए थे, बोले हम यहाँ पर महाराष्ट्र भवन नहीं बनने देंगे। अभी हमारे साथ मोदी जी भी है, हमारे साथ अमित भाई भी है, तो कौन रोकेगा महाराष्ट्र भवन बनाने के? और कलानगर का एक अब्दुल्ला उमर को अपने खंडों पर लेकर नाच रहा है, घूम रहा है, इतना माहित नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे रहेंगे। हम भी देखते हैं कि श्रीनगर में महाराष्ट्र भवन कैसे बनता है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। खाना है खिलाफ जताया विरोध, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। बिलासपुर में बेटी ने पिता पर लगाया मां की हत्या का आरोप, डीएसपी सदर को ज्ञापन सौंपकर की जांच की मांग। बिलासपुर के जबली में करंट लगने से घायल हुआ विद्युत कर्मचारी, बिलासपुर एम्स में कर्मचारी का इलाज जारी। मंडी के सराज में शराब के नशे में स्कूल पहुंच रहा अध्यापक, ग्रामीणों ने बनाया अध्यापक का वीडियो, जनता ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। चंबा के पलानी नाले के पुल का निर्माण कार्य अधूरा, लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना, ठेकेदारों की लापरवाही से पुल का काम रुका।
महाराष्ट्र के यवतमाल में भाषण के दौरान मंच पर बेहोश हुए नितिन गडकरी। गडकरी की तबीयत बिगड़ी। उम्मीदवार राष्ट्रीय पाटिल के लिए कर रहे थे प्रचार। पश्चिम बंगाल के हुगली में दवा के गोदाम में लगी भयंकर आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। आरा के पीपरपाती गांव में विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आने से मजदूर की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। उड़ी के सरहदी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान एक लश्कर तैयबा तंजीम से मुंसलिक एक दहशतगर्द साथी को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द के कब्जे से इश्ताल अंगेज मवाद, असलहा, गोला बारूद बरामद किया गया। कमलकोट माड़ियां इलाके में दहशतगर्दाना नकलो हरकत के एक मखसूस इनपुट पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुश्तरका गश्त शुरू की। दौरान गश्त एक शख्स की मशकूक हरकत देखी गई और पुलिस पार्टी और सिक्योरिटी फोर्स को देखकर मुश्तबा शख्स ने मौके से फरार होने की कोशिश की, लेकिन पेट्रोलिंग पार्टी ने उस शख्स को बड़ी हिकमत अमली से पकड़ लिया। इब्तदाई पूछगछ के दौरान उस शख्स की शिनाख्त फारूक अहमद खोखर वल्द सलामुद्दीन खोखर साकिना कलसी कमालकोट के तौर पर हुई है। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर सुरेश कुमार ने कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत सकाफत और रिवायत को फ़रोग देने के लिए जम्मू कश्मीर के तकरीबन 60 लोक फनकारों के जम्मू कश्मीर से चंडीगढ़ के दौरे को झंडी दिखाकर रवाना किया और इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार के अलावा समाज के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले कई दीगर मौजूदीन मौजूद रहे। इस मौके पर लोक फनकारों को भी सहूलत फराहम की गई और फ़न और सकाफत के फ़रोग में उनके किरदार को सराहा गया। आज लगभग 60 आर्टिस्ट जम्मू कश्मीर से चंडीगढ़ उनको रवाना किया गया है। अपने इस टूर में वो जम्मू कश्मीर के कल्चर को जो है वहां फैलाएंगे। अब बात करेंगे, हमारे साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर सुरेश जी हैं, साथ में सुहेल काजमी साहब हैं और साथ में कई जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो साथ में मौजूद हैं। सर, 3 दशक तक काफी नुकसान पहुंचा ड्यू टू जो टेररिज्म था जम्मू कश्मीर में। हमारे कल्चर को, ट्रेडिशंस को किस तरह से आपको लगता है कि उसको रिवाइव किया जा सकता है? आपने जैसे बताया कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार ने काफ़ी कोशिशें शुरू कर दी हैं और जैसा कि आज का भी आपने प्रोग्राम देखा कि हमारे जो ऑल जे.एंड के फोक आर्टिस्ट का एक ग्रुप है वो ऑल इंडिया टूर पे गया है और आप देख रहे हैं कि हमारी जो जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस है ये काफ़ी एक्टिवेट हो गई है और इसने जितने भी कलाकार हैं अलग अलग फील्ड से उनको साथ जोड़ करके अलग अलग कार्यक्रम जो हैं वो करते हैं, ये उनको प्रोत्साहन करते हैं। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि पिछले साल लगभग 500 प्रोग्राम्स और इवेंट्स जो हैं एकेडमी ने किए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में और जो कि उसके पिछले साल से जो हैं लगभग 1.5 गुना ज़्यादा हैं और उसके पिछले साल से आप देखेंगे तो लगभग 4-5 गुना ज़्यादा हैं। तो ये इसमें जो है एकेडमी जो है जो हमारी सरकार का एक अंग है इस कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बड़ा एक्टिवली और बड़ा इसको अच्छे से आगे काम कर रही है और इसको हर तरह की सपोर्ट जो है सरकार दे रही है। सुहेल साहब, आपसे जानूंगा कि जब ये आर्टिस्ट जो कल्चर एक्सचेंज होगा, जब ये बाहर जाएंगे, कितना फायदा इन आर्टिस्ट के लिए है? मुझे लगता है इन आर्टिस्ट से ज्यादा जम्मू कश्मीर के पूरे 130 करोड़ लोगों को फायदा होता है कि एक नेगेटिव जो छवि जम्मू कश्मीर की अननेसेसरी लोग फैलाते हैं, इनके आने जाने से एक्सचेंज प्रोग्राम से वो छवि इंप्रूव होती है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज था, है और रहेगा और वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा कल्चर जो ये जिसको प्रोपोगेट करने के लिए डिफरेंट स्टेट्स में जा रहे हैं, जब से सुरेश सर आए हैं एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर, उसका बढ़ावा जो है मुझे लगता है 1000 गुना बड़ा है क्योंकि जम्मू कश्मीर हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील कुछ न कुछ कहती है और उस कहने वाली चीजों को पूरे भारत में फैलाने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल है, एकेडमी का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं इन सबको मुबारकबाद भी देता हूँ और दुआ करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में लोग आए, बढ़ चढ़ के आए, पूरी दुनिया से आए और जम्मू कश्मीर जो है प्रॉस्पेरिटी की तरफ डेवलपमेंट की। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामसू बानिहाल सेक्टर में लगे बदतरीन ट्रैफिक जाम से सयाहों और मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। वाज़ेह है कि तामीरी कंपनी की लापरवाही की वजह से कांगरू, हंगनी, नाचलाना, शेब बीबी, किश्तवाड़, पत्थर और के मकाम पर सड़क एक तरफा ट्रैफिक के काबिल है और इस
स्ट्रेच में दोनों अतराफ का ट्रैफिक चलाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। वहीं सीजन के मुताबिक बकरवाल कबीले भी वादी कश्मीर की जानिब हिजरत कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की हालत मजीद बिगड़ गई है। शाहराह पर भारी मालबरदार ट्रकों का अचानक खराब होना भी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बहाल रखने में मुश्किलात पैदा कर देता है। बात रही कि कौमी शाहराह आजकल मुसाफिरों, सयाहों और मकामी लोगों के लिए न भूलने वाला तजुर्बा बना हुआ है और इस मसले पर इंतजामिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बेबसी पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। जनाब, कोई दिन खाली नहीं है कि जिसमें रोड बंद नहीं होती। इस पर कोई गौर भी नहीं कर सकते। इस रोड पर कि देखें हम, बहुत ही बुरा हाल है। बहुत ही कोई दिन खाली नहीं होता कि जिसमें रास्ता बंद नहीं होता है। जो ये यहाँ पे जो सिगल कंपनी यहाँ पे आई है, सिगल कंपनी ने यहाँ पे रोड जो है पूरा काट दिया है नीचे से, और ये इनके पास मशीनरी उतनी है ही नहीं। मशीनरी इनके पास बिल्कुल टोटल नहीं है। जो भी गाड़ियाँ आती है जाम लगा देती हैं, काम लगा देते हैं बीच में ही है, तो इसीलिए दिन को जो जाम लगा रहता है पूरे दिन को लोग आवाम जो बिल्कुल दर दर रहती है। परेशानी है, ओवरटेक वाले ही परेशान करते हैं। अच्छा, जो लेन में चलता है वो पीछे रहता है, ओवरटेक वाले आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे प्रशासन से अब? प्रशासन से यही कहेंगे अपना लेन में चलाएं। ठीक है। जो रामसू और बनिहाल का जो एरिया है, शेर बीबी वगैरह, यहाँ पर हर वक्त गाड़ियों का जाम लगा रहता है। और सबसे बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जाम को खोलने की कोशिश भी नहीं की जाती है। जैसे गाड़ी खड़ी हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है कि यहाँ से गाड़ी को क्रॉस कराना, या यहाँ पर पैसेंजर जो है वो परेशान है। तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, हमने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, और ये कंपनी वालों का एक लापरवाही है। जो हम एलजी साहब से और हमारे जो ट्रैफिक के आईजी साहब से हैं, उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि वो ज़ाती तवज्जो देके इस एरिया में ट्रैफिक जो अधिकारी हैं उनको हिदायत जारी करें कि यहाँ पर जाम से यहाँ के लोगों को और आम पैसेंजर्स